बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान एयरफोर्स की ईगल फोर्स मशकें कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली गई हैं। दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी तीनों फोर्सेस, चाहे वो बर्री हो, चाहे वो बहरी हो या फिजाया हो, वो पूरी तैयारी के साथ हैं। और मशकों के जरिए ये साबित किया जा रहा है कि हम किसी भी दुश्मन की चाल से गाफिल नहीं हैं। तो इसका हवाला आपके साथ शेयर करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि ईरान में किसी फिजाई हमले के जरिए हुकूमत खत्म नहीं की जाएगी। तुर्की के वजीर खारजा हाकान फिदान, उनके साथ गुफ्तगू हुई है। CNN टर्की के साथ इंटरव्यू के दौरान क्या इंकशाफात उनकी तरफ से किए गए हैं, क्योंकि उनका हालिया जो राब्ता हुआ है अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ, और जो वार्निंग्स उनकी तरफ से दी गई हैं, उससे मुतल्लिक फौरी तौर पे हकान फिदान ने अपने ईरानी हममनसब के साथ अब्बास अरागची के साथ राब्ता किया और किसी मुमकिना अमरीकी हमले से मुतल्लिक उन्होंने मुतला कर दिया है कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और अमरीका ने खुद इससे मुतल्लिक टर्की को इन्फॉर्म कर दिया है, चौकन्ना कर दिया है। ये क्या खबर है, ये क्या राब्ता हुआ और इसमें क्या गुफ्तगू हुई, इसका हवाला भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों में इस्तेमाल होने वाले कुछ ऐसे बॉम्ब्स थे जो कि फट नहीं सके थे, चाहे वो नतंज हो, फर्दो हो या इस्फहान की जो जौहरी तंसीबात थी, उन्हें B-2 बॉम्बर्स के जरिए अमरीका ने पिछले हमले में निशाना बनाया था। और आपको पता ही है कि जेर जमीन बहुत से कंक्रीट के बंकर्स बनाए गए थे उसे महफूज बनाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे बॉम्ब्स थे B-2 बॉम्बर के जो कि फट नहीं सके थे और अब भी वो वबाले जान बने हुए हैं ईरानी क़यादत के लिए, ईरानी फोर्सेस के लिए। अगर खुदा न खास्ता जो उनके ऊपर मुआयना किया जा रहा है उन तमाम बॉम्ब्स का, उन्हें नकारा करने के लिए इस दौरान कोई हादसा रोनुमा ना हो जाए, तो ये खदशा अब भी मौजूद है, जिससे ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से दुनिया को चौकन्ना किया गया है। साथ में जिस तरह से आप जानते हैं कि अब चंद ही दिन बाकी रह चुके हैं, चंद घंटे कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, इंतखाबी मुहिम का सिलसिला रुक चुका है। पाकिस्तान से भी डेलीगेशन बांग्लादेश पहुंच चुका है, सहाफ़ियों का, जो कि इन तमाम इंतखाबी अमल को कवर करेगा और नई हुकूमत बनने जा रही है। उम्मीद करते हैं कि शफाफ तरीके से ये तमाम अमल मुकम्मल हो। लेकिन BBC की तरफ से ये कहा जा रहा है कि शेख हसीना के बाद बांग्लादेशी नौजवानों में भारत का असर ख़त्म होने लगा है। क्या हक़ाइक़ हैं जो कि BBC की तरफ से अपने तज़किरे में पेश किए गए, इससे मुतल्लिक़ कुछ अहम अपडेट्स। और ट्रंप से इफ़ाई अहद के नतीजे में, यानी कि जो वादा किया गया है ट्रंप से इंडोनेशिया की तरफ से, वो पहला मुल्क है जिसकी फोर्सेस ट्रंप की आर्म फोर्स का हिस्सा होंगी और ये गजा में उतरेंगी। 5,000 से 8,000 के करीब ये फोर्सेस के जवान हैं जो कि गजा आर्म फोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। दीगर कौन कौन से ममालिक इसके बाद आगाज़ करते हैं इस आर्म फोर्स में हिस्सा बनने का, ये भी आपको बताएंगे। उसके अलावा लास्टली आपको कुछ अहम डेवलपमेंट्स बताएंगे। भारत के अंदर 7 सिस्टर्स में से एक स्टेट है मणिपुर, जहां पे इस वक्त हालात इंतहाई कशीदा हैं, दंगे फसाद शुरू हो चुके हैं, आज़ादी की तहरीक के मुख्तलिफ जो गिरोह हैं वो मुतहरिक हो चुके हैं। इस वक्त कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, इंटरनेट की सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। कितना नुकसान हो चुका, इसका अहवाल और आखिरी खबर होगी अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट की, जिसमें वो वार्निंग दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि अफगान तालिबान की हुकूमत बनने के बाद किस तरह से दाइश और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों ने वहां पे अपनी नर्सरियां कायम कर रखी हैं और दुनिया के अमन के लिए अफगान तालिबान की रजीम और उनके ज़ेरे साया पलने वाले दहशतगर्द ग्रुप्स जो हैं वो किस कदर बड़ा खतरा बन चुके हैं। तो एक एक करके तमाम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जो खबर है वो गोल्डन ईगल मश्क से मुतल्लिक है। पाकिस्तान की फिजाए की तरफ से इन मश्कों का इनेकाद किया गया। पाक फिजाए ने सदर्न एयर कमांड के दायरे अख्तियार में गोल्डन ईगल मश्क का कामयाबी के साथ इनेकाद किया और इसे मुकम्मल भी किया गया है, जिसमें अपनी मुकम्मल जंगी सलाहियतों को मुनज़्ज़म अंदाज में बुरोकार लाते हुए आला सतह की जंगी तैयारी और अमली महारत का इसमें मुजाहरा भी शामिल था। ISPR ने बताया कि मश्क का मकसद मसनूई ज़हानत पर मबनी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस के तहत पाक फिजाया के अमली सतह पर तैयार करदा स्मार्ट टेक्नोलॉजीज को एक प्लेटफॉर्म पर यकजा करना है। AI का दौर है और आने वाली जंगों के अंदर भी AI का इंतहाई अहम किरदार होने वाला है। तो जदीद खुतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है अपने फोर्सेस को, अपने एयर फोर्स को। मश्क को 2 फोर्स कंस्ट्रक्ट के तहत मंसूबाबंदी के साथ अंजाम दिया गया, जिसमें दोस्त अफवाज ने मजबूत इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के फ्रेमवर्क में रहते हुए जंगी माहौल की तश्कील दी। और हरबी मरहले के अंदर भी बताया गया है कि फर्स्ट शूट फर्स्ट किल सलाहियत रखने वाले स्विंग रोल लड़ाका तैयारे इसमें इस्तेमाल किए गए थे। इन मशकों का हिस्सा थे जो तवील फासले तक माल करने वाले BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज
रेंज A-to-A मिसाइल्स, तौसीह शुदा रेंज के स्टैंड ऑफ A-to-ग्राउंड हथियार और इंतहाई दुरुस्त निशाना साजी की सलाहियतों से लैस इनको बनाया गया है। इन कार्रवाइयों में A-to-A रिफ्यूज और A-बॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेटफॉर्म्स ने भरपूर मुआवनत फराहम की, जबकि मश्क की अहम खसूसियात मैंड अनमैंड टेमिंग रही, जिसमें दूर तक मार करने वाले किलर ड्रोन्स और लोइटरिंग म्यूनिशंस को शदीद मुकाबले, गुंजान और मुतासरा जंगी माहौल में कामयाबी से बरोकार लाया गया। इस जदीद जंगी हालात में पाक फिजाया के तेज रफ्तार और पेचीदा ऑपरेशंस अंजाम देने की सलाहियत की भी तस्दीक हुई है और यह साबित किया गया है कि हमारी फिजाया पहले से ज्यादा तैयार है इस बार किसी जारियत का मुजाहरा करने का, मुकाबला करने के लिए। और मश्क को नेक्स्ट जनरेशन ऑल डोमेन कमांड एंड कंट्रोल सेंट्रल एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद से मुत्तहद कमांड एंड कंट्रोल के तहत मुकम्मल किया गया, जिसमें मुकम्मल स्पेक्ट्रम पर मुश्तमिल जदीद फिजाई जंगी माहौल में मुसाबकती कार्रवाइयों का मुजाहरा भी किया गया। और तर्जुमान पाक फिजाया के मुताबिक इसमें बताया गया है कि मश्क गोल्डन ईगल की कामयाब तकमील इस बात की वाज़ेह दलील है कि पाक फिजाया हम वक्त दर्जे की आला जंगी तैयारियां बरकरार रखते हुए मकामी जिद्दत तराजी से फ़ायदा उठाने और मौजूदा मुस्तकबिल के सिक्योरिटी चैलेंजेस से मौसर अंदाज में निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अगली खबर नाज़रीन आपके साथ शेयर करते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि ईरान में किसी फिजाई हमले के जरिए हुकूमत खत्म नहीं की जाएगी। हकान फिदान टर्की के वजीर खारजा और हालिया इंटरव्यू इनका हुआ है CNN टर्की के साथ, और तुर्क वजीर खारजा ने कहा है कि सदर उर्दुगान इस मसले पर गहरी नजर रखे हुए हैं। हमारी तमाम कोशिशों का मकसद फौजी तनाज़े को रोकना है। टर्की भी यही चाहता है जो पाकिस्तान चाहता है और दीगर दोस्त ममालिक ईरान के चाहते हैं कि जंग की जो इस वक्त माहौल पैदा किया हुआ है अमेरिका ने जारियत मुसल्लत करना चाहता है, इस खतरे को टाला जा सके। बहरहाल ईरान में एहतजाज और इस दौरान होने वाली हलाकतों के बाद हुकूमत में तब्दीली के मुतालबे के बारे में एक सवाल के जवाब में हकान फरीदान ने यह भी कहा कि उनकी राय में ईरान में किसी फिजाई हमले के जरिए हुकूमत खत्म नहीं की जाएगी, बल्कि मुल्की निज़ाम को तहस नहस किया जाएगा या उसे कंट्रोल किया जाएगा। तो ये एक प्रेडिक्शन उनकी तरफ से की जा रही है। बहरहाल जो राब्ता हुआ है उनका अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ, उसका अहवाल भी उन्होंने बताया। तो वज़ीर ख़ारजा ने ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोज़ा जंग के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की एक कॉल के बारे में बात की और बताया कि किस तरह मार्को रूबियो ने उन्हें ईरान पर हमले के बारे में मुतला किया और उन्होंने अपने ईरानी मनसब को इस बारे में फौरी तौर पर आगाह भी किया है। तो जो पिछली जंग थी उस दौरान अमेरिका ने टर्की को आगाह किया था और टर्की ने फिर फौरी तौर पे अपने ईरानी हमनसब को उस सूरत-ए-हाल से आगाह किया था। इस बार भी मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं पाकिस्तान की तरफ से भी, दीगर दोस्त ममालिक की तरफ से भी, कि डोनाल्ड ट्रंप को समझाया जा सके कि जंग किसी मसले का हल नहीं होगा और बातचीत के जरिए मामला को हल किया जाए। साथ में ईरान एक और खतरे से जो वार्न कर रहा है वो ये कि इनकी जौहरी तनसीबात में कुछ ऐसे बॉम्ब्स थे अमेरिका के जो कि फट नहीं सके। तो इससे मुतालिक ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमेरिकी हमलों में इस्तेमाल होने वाले कुछ बॉम्ब फटने से रह गए और इससे मुतालिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने आगाह किया है। अब्बास इराक़ची की तरफ से बताया गया है कि वो बम अभी भी उन्हीं एटमी तनसीबात में मौजूद हैं जो मुआयनाकारों के लिए संगीन हिफाजती खतरा बने हुए हैं। जो लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं, जो माहिरीन वहां पर मौजूद हैं, उनके लिए एक थ्रेट है मुसलसल। और ईरान ने वाज़े किया है कि जब तक हिफाजती, सिक्योरिटी और रसाई के प्रोटोकॉल पर इत्तेफाक नहीं हो जाता, इन तनसीबात का मुआयना अभी मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह का ब्लास्ट हो जाता है जौहरी तनसीबात में तो वो किसी भी बड़ी तबाही का पेशखामा साबित हो सकता है। तो अमेरिका ने गुज़श्ता बरस ईरान के 3 एटमी जौहरी तनसीबात, जिसका हमने जिक्र भी किया, जिसमें फर्दो थी, नतंज थी और इस्फहान थी, इसमें कायम एटमी तनसीबात शामिल हैं और इन्हें निशाना बनाया गया था B-2 बॉम्बर्स के जरिए। मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बॉम्ब गिराए थे जिनका वजन तकरीबन 13,600 किलोग्राम था और उन्हीं चट्टानों और मजबूत कंक्रीट की तहों को पार करके धमाका करने के लिए इन्हें तैयार किया गया था। इन बॉम्बों के अलावा ईरानी जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर से मुंसलिक अहदाफ पर टोमहॉक क्रूज मिसाइल भी दागे गए थे, आपको याद होगा। और माहिरीन अब ये कह रहे हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जिन बमों का हवाला दिया है, अगर इनमें GBU-57 बम भी शामिल है और इससे बरामद करके नाकारा बना लिया जाता है तो ईरान को इस जदीद बंकर शिकन हथियार की तकनीकी जांच का मौका मिल सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जांच मुमकिन नहीं होगी, ना तो ईरानियों के लिए ना फिर किसी और तहकीकाती इदारे के लिए। इसके अलावा अगर इस बम का अंदरूनी निज़ाम महफूज रहा तो इसमें इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक आलात, तवानाई के निज़ाम और नेविगेशन सेंसर्स का भी मुआयना मुमकिन हो सकता है। बहरहाल अभी तक वो बॉम्ब्स बगैर फटे हुए वहां पर मौजूद हैं और उन्हें नाकारा नहीं बना सका और ये मुसलसल एक थ्रेट की हैसियत रखते हैं। आगे बढ़ते नाज़रीन और आपको खबर देते हैं बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वाजिद की हुकूमत जाने के बाद अब आम इंतखाबात का दौरा है। कुछ घंटों के बाद आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो नाज़रीन BBC की तरफ से ये इंकशाफ किया गया अपनी हालिया रिपोर्ट में और वो कहते हैं कि बांग्लादेश के नौजवानों में भारत के खिलाफ शदीद नाराजगी पाई जाती है जो अब खुलकर सामने आना
آنا شروع ہو چکی ہے اور نوجوان نسل بھارت کی سیاسی مداخلت، داخلی معاملات پر اثر اندازی، سرحدی تشدد اور بالادستی کے رویے کو مسترد کر رہے ہیں۔ ساتھ میں BBC کے مطابق بنگلہ دیشی نوجوانوں کا خیال ہے کہ بھارت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی حمایت کرتے ہوئے جمہوری اقدار کو نقصان پہنچایا اور ریاستی جبر کی پشت پناہی بھی کی ہے۔ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ متنازع انتخابات کے بعد بھارت کو ایک ایسے ملک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو جمہوریت کے بجائے اپنے مفادات کو ترجیح دیتا ہے۔ تو بھارت کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے، ایکسپوز ہو چکا ہے بری طرح سے، بنگلہ دیش کے اندر تو ہو ہی چکا ہے، اپنے عوام بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ منی پور کے حالات اس وقت تازہ مثال ہیں اور منی پور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات کشیدہ ہیں، انٹرنیٹ سروسز کو معطل کر دیا گیا ہے، کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، خوف کا ماحول وہاں پر پیدا کر دیا گیا ہے۔ اور اگر تازہ رپورٹس کی بات کی جائے تو منی پور کے مسلح جنگجوؤں نے بھارتی سیکورٹی فورسز کے متعدد تھانے، کیمپ اور رہائشی علاقوں کو تباہ کر دیا ہے۔ بھارتی فورسز جو کہ جنگجوؤں کا مقابلہ کرنے میں، انہیں روکنے میں بری طرح سے ناکام ہو چکی ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اس وقت کرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ اور منی پور میں بھارتی فوج مقامی باشندوں کے درمیان جو جھڑپیں ہوئی ہیں، اس کے نتیجے میں ابھی تک 17 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور 87 سے زیادہ لوگ اس میں زخمی ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ صورتحال انتہائی کشیدہ ہے وہاں پہ، پورا صوبہ منی پور جو ہے وہ اس وقت میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے اور مختلف علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، مکمل انٹرنیٹ کی بندش ہے جس سے عوام میں اس وقت خوف و ہراس ہے، لوگ پریشان ہیں اپنے مستقبل کو لے کر، اپنی جانوں، اپنی حفاظت کو لے کر۔ اور رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ بھارتی سیکورٹی فورسز اور مسلح افراد کے درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوئی ہیں جبکہ صورتحال بدستور کشیدہ ہے اور توقع یہ کی جاتی ہے کہ یہ صورتحال آنے والے کچھ گھنٹوں میں مزید ابتر ہو سکتی ہے اور اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، مودی سرکار ہے، جن کی اس وقت ناقص پالیسیوں کی وجہ سے بھارت بھر کے اندر درجن سے زیادہ ایسی سٹیٹس ہیں، ایسے علاقے ہیں، ایسی ریاستیں ہیں، ایسے شہر ہیں جہاں پر آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں اور لوگ مودی سرکار سے، بھاجپا سرکار کے ان ظلم سے اور زیادتیوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں اور اب طاقت کے ذریعے انہیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ ناکام کوشش ثابت ہوگی۔ آگے بڑھتے ناظرین اور آپ کو خبر دیتے ہیں کہ اس وقت انڈونیشیا کے 5000 سے 7000 جوان ہیں جو کہ ٹرمپ کی آرم فورس کا حصہ بننے جا رہے ہیں اور یہ وہ وعدہ ہے جو کہ انڈونیشیا کی طرف سے نبھایا جا رہا ہے۔ انڈونیشیا نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی میں آرم فورس کا حصہ بننے کے لیے ممکنہ طور پر 5 سے 8000 فوجی اہلکار بھیجنے کی تیاری کر لی گئی ہے اور عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اگر انڈونیشیا کے فوجیوں کی حتمی طور پر تعیناتی ہو جاتی ہے تو یہ 1967 کے بعد غزہ میں تعینات ہونے والی پہلی غیر ملکی فوج ہوگی۔ دیگر ممالک بھی اس کے بعد ابھی دیکھ رہے ہیں، سوچ بچار جاری ہے۔ بہرحال انڈونیشیا کے فوجی غزہ میں امریکی صدر ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ امن منصوبے کے تحت تشکیل دی جانے والی بین الاقوامی امن فورس کا حصہ بنیں گے اور انڈونیشیا کے جو آرمی چیف ہیں جنرل مارولی، انہوں نے بتایا کہ اس مشن کے اندر فوجیوں کی حتمی تعداد اور تعیناتی کی تاریخ کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا اور انہوں نے بتایا کہ فوج کے کچھ یونٹس کو انجینئرنگ، طبی اور امدادی خدمات کے لیے خصوصی تربیت بھی دی جا رہی ہے تاکہ وہ امن عمل میں شہری مددگار ثابت ہوں۔ اور انڈونیشیا کی فوج کی تعیناتی کے بعد صدر ٹرمپ کے بورڈ آف پیس منصوبے کا باقاعدہ آغاز بھی ہو جائے گا جس کا مقصد غزہ میں جنگ بندی کو یقینی بنانا ہے اور استحکام اور امن کا نظام قائم کرنا ہے۔ اور اس منصوبے کے تحت ایک غزہ میں عبوری حکومت قائم ہوگی جس کے باغ ڈور فلسطینی ٹیکنوکریٹس کے ہاتھوں میں ہوگی تاکہ سربراہی امریکہ کر سکے، لیکن جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں اور خاص طور پہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم کی طرف سے امریکہ یا کسی غیر ملکی فورس کو تسلط کرنا فلسطین کے اوپر، اس تجویز کو مسترد کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس منصوبے کے تحت ایک غزہ میں عبوری حکومت تو قائم کی جائے گی اور خیال رہے کہ انڈونیشیا دنیا میں سب سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک ہے، اس کی فوج کی غزہ میں تعیناتی عالمی سطح پر ایک غیر معمولی قدم ہو سکتا ہے۔ البتہ کچھ ممالک ٹرمپ کی غزہ بورڈ آف پیس پر تحفظات بھی رکھتے ہیں جن کا موقف ہے کہ یہ بورڈ اقوام متحدہ کی قرارداد کی نفی کرتا ہے جس سے خطے میں امریکی اثر و رسوخ بڑھ جائے گا اور سب سے اہم سٹیک ہولڈر، سب سے اہم فریق فلسطین کی نمائندگی کے بغیر کوئی بھی امن عمل جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین اور لاسٹلی آپ کو خبر دیتے ہیں اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹ جس کے اندر یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ سیکورٹی کونسل کی رپورٹ نے افغان طالبان کے دعووں کو ایک تو مسترد کیا ہے، پاکستانی موقف کی اس میں حمایت کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی خطے کے لیے سنگین خطرہ ہے اور افغانستان سے پاکستان پر حملوں میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ طالبان کا وہاں کوئی دہشت گرد نہیں والا بیانیہ کسی رکن ممالک نے تسلیم نہیں کیا۔ وہ جو میں نہ مانوں کی رٹ ہے، مختلف ادوار ہوتے رہے، پاکستان کہتا رہا
रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ, रिटर्न गारंटी नहीं दी गई पाकिस्तान को, और मुसलसल ये कहते रहे कि जी हम तो इसमें मुलविस नहीं है, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, हम इसमें बेबस हैं। तो अभी तक यही सब कुछ चल रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा अब पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर रहा है, इसकी तायद कर रहा है। और लास्टली ये बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के अंदर, अफगानिस्तान में छोड़े गए जदीद अमरीकी नेटो हथियारों जिसमें नाइट विजन ड्रोन्स हैं, उन्होंने टीपीटीपी हमलों की मोहलत को बढ़ा दिया है और उनको मजीद तबाहकुन बना दिया है। और लास्टली नाज़रीन, ये जो सारी सूरत हाल है, इसके पेश नज़र हमने देखा कि पाकिस्तान में बेशुमार दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं। इस्लामाबाद में अदालत का जो हमला था, एक दहशतगर्द खारजी, इसमें मज़ाहम की हलाकत हुई और बदलती हुई ख़तरनाक सिक्योरिटी सूरत हाल की वाज़ेह अक्कासी करती है सूरत हाल। और अक़वाम मुत्तहिदा तो अपने जजमेंट्स के अंदर, अपनी रिपोर्ट्स के अंदर इसकी निशानदही कर रहा है। अमेरिका को और आलमी ताकतों को ये देखना होगा कि अफगान तालिबान रजीम जो है इस वक्त दुनिया के अमन के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुकी है। और आस पड़ोस में रहने वाले ममालिक, चाहे वो ईरान हो, ताजिकिस्तान हो, पाकिस्तान हो या दीगर हमसाया मुल्क हों, उनमें शिद्दत के साथ इस दहशतगर्दी और इस रजीम के असरात महसूस किए जा रहे हैं। इसका खात्मा वक्त की ज़रूरत है। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।